Hello everyone, myself Sandeep Rajpura and today we are going to talk about section 138. So what is section 138? हम लोग इसके इस सेक्शन के अंदर आगे बढ़े इससे पहले ये बता देता हूँ कि इसके पहले भी हमने कंपनी जाके बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड वो सारे सेक्शन वाइज अपलोडेड है। एक एक सेक्शन को इंटरप्रेट किया गया है, एक एक सेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वो बना है कैसे नहीं बना है, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले सेक्शन 138 दैट इज हमारा इंटरनल ऑडिट के बारे में होता है। नाउ क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, क्योंकि क्या यही वो ऑडिट है जो शेयर होल्डर के पास जाता है? तो आंसर आएगा नो, इट इज ये वो ऑडिट नहीं है जो शेयर होल्डर्स के पास जाता है, बल्कि ये वो ऑडिट है जो हमारी मैनेजमेंट के पास जाता है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? मैनेजमेंट के पास इसलिए जाता है कि मैनेजमेंट अपने कामों के अंदर जो गलतियां ना उसको पता कर सके। मतलब मेरे जो मैनेजमेंट प्लान बनाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्ट्रेटजी बनाया कि हमारी कंपनी में ऐसे से काम होगा, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहता है, कोई भी फॉल्ट मिलता है ना, तो वो इंटरनल ऑडिटर उनको एक्सप्लेन करता है कि देखिए सर ये चीज़ प्रॉब्लम था, ये आप ठीक कर लो। ओके, ये होता है इंटरनल ऑडिटर का काम। अगर इंटरनल ऑडिट का काम बहुत अच्छा रहा, इन दैट केस मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो हमारा सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो हमारा सीए रिपोर्ट जो शेयर होल्डर्स के पास भेजता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको बोलते हैं। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस काम मतलब उसका काम उतना बढ़िया होगा, उस इस चीज़ पर रिलाई कर पाएगा कि चलो काम अच्छा करते हैं ये लोग। ठीक है, जस्ट तो नाउ क्वेश्चन आता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर फिर क्यों आता है? जब इंटरनल ऑडिटर ये काम कर ही देता है कि अंदर का सब कुछ बता दिया, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्यों आता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर इसलिए आता है ना क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। ओके, एक सेक्शन पढ़ेंगे आगे चल के, उस सेक्शन के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई किसी से रिलेशन नहीं होना चाहिए, उस कंपनी के अंदर कोई कंसल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जो कंपनियों के अंदर की जो गलतियां जो कमियां उसको बाहर लाए, जो शेयर होल्डर्स को बताएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो भी रिपोर्ट बताता ना वो जाता है शेयर होल्डर्स के पास, लेकिन इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट शेयर होल्डर के पास जाता है? बिल्कुल नहीं, इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट किसके पास जाता है? हमारे मैनेजमेंट के पास जाएगा। ओके, वो करेंगे कैसे? लाइक मैनेजमेंट के पास चला गया तो वो ये देख सकते हैं कि भाई हमारे परचेस डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम था। अगर स्टैट्यूटरी ऑर्डर को लगता है कि परचेस में बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, ये लोग सामान आता है, घोटाला हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, ऐसा कुछ अगर लगता है तो वो कुछ रिकमेंडेशन देगा कि आप ऐसे से ठीक करो। एक एग्जांपल, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, बट व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑर्डर, व्हाट इज इंटरनल ऑर्डर, ये डिफरेंट टॉपिक है, वो अलग वीडियो में होगा। नाउ इंटरनल ऑडिटर के अंदर सेक्शन 138 के अंदर बहुत कुछ बातें बोला गया है कि किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है। ये चीज हम लोग एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बट जो रफ आइडिया तो वो पता चला ना कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है। कंपनी के इंटरनल मैटर के बारे में जो हिसाब किताब जो सब कुछ चेक करता है ना, चेक किया जाता है, वो इंटरनल ऑडिटर करता है। ये जो इंटरनल ऑडिटर होता है ये कोई भी हो सकता है, एक सीए हो सकता है, एक सीएस हो सकता है, एक सीएमए हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल जिसको भी बोर्ड समझे। मतलब कोई भी बन सकता है इंटरनल ऑडिटर, हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हो, कोई भी इंसान, चाहे वो प्रोफेशनल हो नहीं हो, मेरे जैसा एकदम गांव में रहने वाला इंसान हो, एग्जाम्पल है, वो भी बन सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, मैं गांव में नहीं हूँ, जो भी हो। तो सेक्शन 138, हाँ, तो स्टैट्यूटरी ऑर्डर के अंदर बहुत सारे कंडीशंस लगाए गए हैं कि वो सीए होना चाहिए, उसको वो सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, सब कुछ, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे करके कुछ ग्राउंड्स दिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, वो सब कंप्लाई करने के बाद ही आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। ओके, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं सेक्शन 138 के अंदर, ये हमारा इंटरनल ऑडिट। इसके अंदर किस कंपनियों के लिए ये जरूरी होता है ये जानने के लिए अब हम लोग देखते हैं एक्ट के अंदर। सच क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी, उन कंपनियों के लिए बोला गया। ये जो पीडीएफ आपको ये इमेज दिख रहा है, ये इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरे सेक्शन का क्रक्स है, मतलब एक जगह समराइज करके ला दिया हूँ। फ्लो चार्ट आपको बनाना नहीं पड़ेगा, फ्लो चार्ट से मैं बता रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम कम लगता है, और यही इस वीडियो के अंदर फ्लो चार्ट बनाता फिर एक्सप्लेन करता तो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो आधा से 40 मिनट की हो जाती, मतलब आराम से 40 मिनट की वीडियो होती। लगता बहुत डिटेल में बताया, नहीं डिटेल में नहीं, डिटेल जितना था उतना ही बताया जाएगा, बट लिखने रिटर्न वर्क ऑलरेडी होने की वजह से टाइम कम लगता है। ओके, तो बोला क्या गया है, सच क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी, उन कंपनियों के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। किन कंपनियों के लिए भाई? एक चीज तो पता है, एक हर लिस्टेड कंपनी के लिए हर चीज एप्लीकेबल होता है, चलो लगा दिए एवरी लिस्टेड कंपनी, सही है सर। हर लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी कर दो, चलो ठीक है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, किन के लिए? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी का वीडियो अपलोडेड है, वो देख लो तुम क्या है, क्योंकि अब फिर इस वीडियो के अंदर पब्लिक कंपनी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। एवरी अनलिस्टेड, वो सारी अनलिस्टेड जो पब्लिक कंपनियां हैं। ओके, यहाँ पे भी लिस्टेड, अब ये लिस्टेड कौन होंगी भाई? पब्लिक कंपनियां होंगी। तो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो कंपनियां जो अनलिस्टेड है, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया। अगर ये क्राइटेरिया उनका क्रॉस कर जाता है, कोई भी एक क्राइटेरिया क्रॉस कर जाता है, तो इनको भी रखना पड़ेगा। एवरी प्राइवेट कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी जो ये क्राइटेरिया क्रॉस कर देती हैं,
उनको रखना होगा। क्या पता चला? ये किसको इंटरनल ऑडिटर रखना किसको होगा और कौन क्या जरूरत है, मतलब किसको रखना पड़ेगा? तो इन तीनों को रखना पड़ेगा, हर लिस्टेड कंपनी, हर अनलिस्टेड कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड कंपनी में कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो अगर लिस्टेड हो तो रखना पड़ेगा, बात खत्म। अनलिस्टेड में क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, नहीं सर हमारा तो पेड अप कैपिटल कम है, चलो ठीक है नहीं रखना हुआ, लेकिन चेक करेंगे टर्नओवर कहीं 200 करोड़ या उससे पार तो नहीं है। अगर टर्नओवर भी क्रॉस कर जा रहा है तो भी आप फंस जाओगे। आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पीएफआई, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट बोलते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग लोन या फिर बोरोइंग अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो भी उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को रखना पड़ेगा। अगर डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा होती है तो भी आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। मतलब दो बात तो समझ गए, एक तो हमारा लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो ये जो लक्ष्मण रेखा इसको पार कर देती है। व्हाट इज लक्ष्मण रेखा? पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ पार कर देती है, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ पार कर देती है, 200 करोड़ या उससे पार हो जाती है। आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग 100 या उससे पार कर जाती है, या फिर डिपॉजिट 25 या उसको पार कर जाती है। अगर ये क्राइटेरिया अगर अनलिस्टेड कंपनी पार कर जाती है तो उसके लिए फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा, ये इंटरनल ऑडिट चल जाएगा। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में बोले, अगर एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ पार हो जाए, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग या फिर पीएफआई ये सब कुछ क्रॉस हो जाए, तो उसको भी इंटरनल ऑडिट करना जरूरी होगा। इंटरनल ऑडिटर के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए प्राइवेट कंपनी में डिपॉजिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वैसे डिपॉजिट ये ले भी नहीं सकती हैं, मेंबर से ले सकती हैं अलग बात है, पब्लिक से उठा नहीं सकती हैं, और पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं है। ओके, तो बेसिक क्राइटेरिया क्या प्राइवेट कंपनी के लिए? टर्नओवर का या फिर लोन एंड बोरोइंग का। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए पेडअप का भी क्राइटेरिया है, टर्नओवर का भी क्राइटेरिया, आउटस्टैंडिंग का भी क्राइटेरिया और डिपॉजिट का भी क्राइटेरिया। ना याद कैसे रखेंगे? एक शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्टकट बना हुआ है, शायद याद रह जाएगा। सबसे पहले कौन है? सबसे स्मॉल वाला डी, उससे ऊपर पी, उसके ऊपर कौन है? सो आउटस्टैंडिंग, बोरिंग कर देते हैं बी, और आता है टी, डीपीबीटी, और प्राइवेट के लिए आ जाएगा हमारा बीटी। ओके, ये क्या है? डीपीबीटी या फिर बीटी। व्हाट इज डीपीबीटी एंड बीटी? डीपीबीटी का मतलब डिपॉजिट 25, पेड अप शेयर कैपिटल 50, बोराइंग 100, टर्नओवर 200, मतलब सब कुछ एक दूसरे का डबल है। 25 डिपॉजिट तो पेड अप 50, ये 50 तो बोराइंग 100, 100 तो ये 200। डीपीबीटी याद रहेगा, डीपीबीटी, ये वर्ड याद रखना होगा डीपीबीटी। अब जो भी डीपीबीटी जो भी पढ़ना है पढ़ लो। डीपीबीटी क्या था? 25, 50, 100, 200। देखो 25, 50, 100, 200, क्लियर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ये क्राइटेरिया क्लियर। अब आता है प्राइवेट कंपनी के लिए बीटी, मतलब 100 और ये 100 और 200, यही दो क्राइटेरिया है। 100 और 200 की तो क्राइटेरिया है, और सब में एक्सीड 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 मोर, एक्सीड और मोर लगा देना है। तो 100, 25 या उससे ज्यादा, 50 या उससे ज्यादा, 100 या उससे ज्यादा, 200 या उससे ज्यादा। इन दैट केस यहाँ पे 100 या उससे ज्यादा, 200 या उससे ज्यादा। तो ये डीपीबीटी और या फिर बीटी, ये समझ में आया? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए डीपीबीटी अगर क्रॉस कर जाती है, डीपीबीटी मतलब कोई भी एक क्रॉस कर जाती है, एनीवन, एक भी पार कर गई ना बेचारी, तो उसको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी एक भी क्राइटेरिया क्रॉस कर जाती है ना, तो इसको भी इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। यहाँ तक तो था इंटरनल ऑडिटर किसको रखना पड़ेगा, ये पता चल गया कि हमको कौन सी कंपनियों को रखना पड़ेगा। इसको अपॉइंट कौन करेगा? अब सवाल उठता है, ऑफकोर्स बोर्ड करेगा, है ना। रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंड करेगा हमारा ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी ऑडिटर की कमेटी नहीं होती है, ये कमेटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ये बेचारे ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा किसको? बोर्ड को। बोर्ड देखेगा चलो इसका रिकमेंडेशन अच्छा है तो अपॉइंट कर लेगा। अगर बोर्ड को लगता है नहीं यार बहुत घटिया इंसान को रिकमेंड करा है, ऐसा इंसान को हम नहीं रखेंगे, तो बोर्ड खुद से एक नया नाम को रिकमेंड करेगा एंड फिर उसको अपॉइंट कर लेगा। मतलब ऑडिट कमेटी बोल दे, जरूरी नहीं है कि उसको अपॉइंट करना होगा। सो जस्ट ऑडिट कमेटी अपना बोल सकता है कि इसको आप अपॉइंट कर सकते हो, अच्छा इंसान है। तो अगर मान लो ऑडिट कमेटी है ही नहीं, तो बोर्ड रिकमेंड करेगा नाम, और बोर्ड ही बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर लेगा। कोई टेंशन नहीं है, अपॉइंटमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन अपॉइंट कर रहा है। अब अगर ऑडिट कमेटी है तो वही स्कोप बताएगा क्या क्या करना है, उसको टर्म बताएगा, उसको मतलब उसको रिव्यू कर सकता है ऑडिटर का, जो भी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का जो भी डिटेल है, रिव्यू वगैरह वो सब करते रहेगा, और सभी डिटेल कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। लेकिन अगर ये नहीं है तो बोर्ड करेगा सारा काम, सिंपल। अगर ऑडिट कमेटी है ही नहीं भैया तो करेगा कौन? बोर्ड करेगा। अगर ये बेचारा है तो सारा काम ये करेगा। अब अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि ये जो बोल दिया वही अपॉइंट करेंगे, मेरा मन नहीं करता, हम आपको आपके बंदे को अपॉइंट नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। नाउ हु अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, ये क्वेश्चन जो था हमारा क्लियर हो गया। कौन अपॉइंट करता है भैया? हमारा बोर्ड अपॉइंट करता है। चलिए अच्छी बात है।
इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट सबमिटेड टू, किसको सबमिट करते हैं हम लोग? बोर्ड को सबमिट करते हैं। ये रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाता है, ओके। वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो रिपोर्ट जाता है शेयर होल्डर के पास। इंटरनल ऑडिट के पास रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाता है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? कोई भी, एनीवन, सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी प्रोफेशनल का है, जिसको भी ऑडिट कमेटी या बोर्ड समझे कि नहीं ये बंदा अच्छा है, ये कर सकता है, उसको अपॉइंट कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है इसको, ठीक है। चाहे अब सीए रखेंगे तो वो प्रैक्टिसिंग हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएस है तो वो प्रैक्टिसिंग में है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज, वो एम्प्लॉय हो सकता है क्या कंपनी का? बिल्कुल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी का एम्प्लॉय है कि नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंटरनल ऑडिटर जो भी ना एम्प्लॉय भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय। तो ये लीगल लैंग्वेज है, आपके पास जो भी बैरेक्ट है, जो भी बुक है ना, आप खोल के देखो सेम वर्ड मिलेगा हर जगह, क्योंकि एक्ट किसी के खुद का नहीं है, ठीक है। एक्ट जो गवर्नमेंट बना दिया उसी का है। नेक्स्ट, कुछ एक्सेप्शन आता है। व्हाट इज एक्सेप्शन? आईएफएससी पब्लिक एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी को ये रखने का जरूरत नहीं है, अनलेस अगर वो लोग मतलब अगर बोलते हैं तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है, ये इट इज नॉट मैंडेटरी उनके लिए। ये उनके लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है, आईएफएससी पब्लिक एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, ओके। अब व्हाट इज आईएफएससी पब्लिक एंड व्हाट इज आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, ये अलग वीडियो में डिस्कस हो चुका है। आपने वीडियो नहीं देखा, वेरी गुड, जाके देख लेना। तो ये तो था ओवरऑल व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। हमने एक्ट के बारे में बात कर लिया, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट का सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 138 क्या बोलता है वो देख लिया। इंटरनल ऑडिट के सेक्शन के अलावा हमने व्हाट इज इंटरनल ऑडिटर कौन होते हैं ये देख लिया। इंटरनल ऑडिटर काम क्या करता है, एक एग्जांपल देता हूँ इंटरनल ऑडिटर के काम का। मान लो हमारे यहाँ पे, मिटा रहा हूँ उसको मैं, ठीक है, यहाँ मिटा रहा हूँ। मान लो हमारे यहाँ पे सामान परचेज होता है, यहाँ से वेयर हाउस से सामान आता है, आई मीन ये रास्ते से दुकान आता है, सामान आता है, ठीक है। अब सामान आया, इस जगह पर आके स्टोर रखा जाता है, ये सामान आया सीधा स्टोर में रखा गया, ओके। एंड ये हमारा फैक्ट्री है जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, और सामान सीधा प्रोडक्शन में चला गया, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद जाके एंट्री हुआ बिल का। तो ये सब चीज अगर ये सब, ये तो कमी है ना कि सामान पहले यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे आने के बाद समथिंग प्रोडक्शन में भेज दिए और उसका बुक में एंट्री नहीं हुआ है, ये तो गलत है। तो ये चीज ना हो सके, तो इस चीज के लिए इंटरनल ऑडिटर क्या बोलेगा कि नहीं, आपने जो पॉलिसी बनाई है ना कि सामान आते यहाँ पे भेज देना है, वो नहीं, वो चेंज कीजिए। तो इंटरनल ऑडिटर क्या बोलेगा, काम कीजिए, यहाँ जब सामान आया ना उसका संग संग एंट्री होना चाहिए, उसका जैसे ही एंट्री होगा उसके बाद वो चीज़ स्टॉक में जाना, मतलब यूज में जाना चाहिए, उसके बाद वो चीज़ प्रोडक्शन में आना चाहिए। तो ये चीज़ कौन बताता है, ये सब चीज़ का काम होता है इंटरनल ऑडिटर काम। कंपनी के अंदर का जो भी काम है ना वो सारा काम इंटरनल ऑडिटर करता है, ओके। सो होप ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो फटाफट एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई भी प्रॉब्लम है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इसके अलावा आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके मेरा नंबर ले सकते हैं एंड मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ईमेल करो, व्हाट्सअप करो, जो भी करना है करो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी डायरेक्टर से रिलेटेड, डायरेक्टर की पूरी वीडियो एक वीक के अंदर अपलोड हो जाएगी, मतलब जितने भी सेक्शन है डायरेक्टर के सारे एक वीक के अंदर अपलोड हो जाने वाले हैं, ओके। सो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।